हेलो लर्नर्स। शास्त्रीय विचारों के अध्ययन की कड़ी में सबसे पहले हमने अगस्त्य काम्ट को पढ़ा था। उसके बाद इस समय हम इमाइल दुर्खिम को पढ़ा रहे हैं। इमाइल दुर्खिम के पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आ चुका है, जिसमें हमने उनके आरंभिक जीवन, उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में, उनके समाजशास्त्र की अवधारणा के बारे में, पद्धतियों के बारे में, समाजशास्त्रीय पद्धतियों के बारे में और सामाजिक तथ्य जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है, सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है, उसके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया है। श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें हमने सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात की। अब इस वीडियो में हम दुर्खिम के शेष महत्वपूर्ण वैचारिक देनों, समाजशास्त्रीय देनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्महत्या का सिद्धांत है। हम यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति ला सुसाइड, जो कि उन्होंने 1897 में लिखी थी, आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे व्यक्तिक या मनोवैज्ञानिक समस्या मानने के बजाय, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको सामाजिक तथ्य के रूप में सिद्ध किया। दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया, अर्थात आत्महत्या सामाजिक घटना है। उन्होंने कहा, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्यु की घटनाओं के लिए किया जाता है जो स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके बारे में व्यक्ति ये जानता था कि इसका परिणाम मृत्यु ही होगा। आप सभी इस बात का जरूर ध्यान रखें, दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य सिद्ध किया। आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। ऐसे पहले समाजशास्त्री जिन्होंने आत्महत्या को सामाजिक घटना माना, और इन्होंने आत्महत्या की दरों का अध्ययन किया था कि किसी विशेष समाज में या समाजों में आत्महत्या की दर में वृद्धि का कारण क्या है या उसमें कमी का कारण क्या है। तो इस बात का ध्यान रखें, दुर्खिम ने आत्महत्या की दरों का अध्ययन किया था। अर्थात दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ये कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनता है, और दूसरी बात यह है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वो क्या क्या करने जा रहा है और उसका क्या परिणाम होगा। तो कहने का मतलब है कि उसका जिम्मेदार वो खुद होता है और उसके परिणाम के बारे में उसको पहले से पता होता है। दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकारों की बात की है। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, और इस वर्गीकरण के पीछे जो 2 मुख्य आधार हैं दुर्खिम ने जो बताए हैं, तो उन्होंने इसके आधार पर समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर, जिसमें एकीकरण और नियमन के आधार पर आत्महत्या को के 4 प्रमुख प्रकार उन्होंने बताए हैं। दुर्खिम कहते हैं दो आधार वो बताते हैं। एक है एकीकरण का आधार और दूसरा नियमन का आधार, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक नियमन, जिसमें जो नियम होते हैं समाज के वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं नियमों के आधार पर। दुर्खिम ने आत्महत्या का जो वर्गीकरण किया है उसमें एकीकरण के आधार पर 2 प्रकार की आत्महत्या बताई है और नियमन के आधार पर 2 प्रकार की आत्महत्या बताई है। एक है जब व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध होता है वो जब हो जाता है, एकीकरण मतलब एकीकरण नहीं होता है, एकीकरण ना होने की स्थिति में, अर्थात इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है समाज से कट जाता है और व्यक्ति जो है समाज के साथ एकदम घुल मिल जाता है, समाज के साथ एकाकार हो जाता है। व्यक्ति समाज के साथ एकाकार हो जाता है, एक हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। तो पहला है कि कट जाता है और दूसरा है एकाकार हो जाता है, दोनों विपरीत स्थितियां हैं। तो जब व्यक्ति समाज से कट जाता है तो दुर्खिम ने कहा इस परिस्थिति में जब कोई आत्महत्या करता है तो वो अहमवादी आत्महत्या है, और व्यक्ति समाज से जब पूरी तरह से एकाकार हो जाता है तो जो आत्महत्या वो करता है तो वो परमार्थवादी या परार्थवादी अल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहलाता है। नियमन के आधार पर भी 2 प्रकार की आत्महत्या का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे जब समाज की सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं
जब वो कमजोर पड़ जाते हैं और जब वो पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह मजबूत होते हैं, पूरे समाज के सोसाइटी के सभी सदस्यों को ग्रिप में लिए रहते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें भी दो प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया है, जिसमें जब सामाजिक नियंत्रण पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, कंट्रोल की स्थिति नहीं रहती समाज में, तो वो प्रतिमानहीनता की स्थिति बन जाती है। तो अप्रतिमानित आत्महत्या या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या या अनैतिक आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड हो जाता है। और इसमें भाग्यवादी आत्महत्या। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा की है। तो चार मुख्य प्रकारों में उन्होंने बांटा है। पहला अहमवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति समाज से पूरी तरह कट जाता है। ऐसी ये स्थिति तब बनती है जब समाज से पूरी तरह कट जाता है, अर्थात व्यक्ति का समाज से अत्यधिक अलगाव हो जाता है, अत्यधिक व्यक्तिगत व्यक्ति हो जाता है, व्यक्तिवादिता चरम पे होती है और इस स्थिति में अकेलापन महसूस करने लगता है। इसका कारण क्या है? समाज में व्यक्ति का एकीकरण बहुत कम हो जाना। तो एकीकरण और नियमन के आधार पर वो बताते हैं, समाज में एकीकरण जब नहीं होगा तो व्यक्ति समाज से कट जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो अविवाहित लोग हैं उनमें विवाहितों की तुलना में आत्महत्या की दर ज्यादा होती है। तो हमने जैसा बताया था कि दुर्खीम ने आत्महत्या की दर का अध्ययन किया था, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। नंबर 2, परार्थवादी आत्महत्या। यह अहमवादी आत्महत्या की ठीक विपरीत स्थिति है। इसमें व्यक्ति समाज के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि उसका अलग अस्तित्व ही नहीं रहता है। समाज का अस्तित्व ही उसका अस्तित्व बन जाता है और वो समूह के लिए, अपने समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है, देने की स्थिति में हो जाता है। इसमें कारण क्या होता है कि समाज में व्यक्ति का एकीकरण बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक तीव्र होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें तो भारत में सती प्रथा, जौहर प्रथा, या सैनिक लोग जब युद्ध होता है तो देश के लिए आत्म बलिदान करते हैं, हार के लौटना नहीं चाहते, बल्कि हमारे प्राणों की आहुति हो जाए, हमारे सैनिक वीर सैनिक। तो ऐसी स्थिति में जो जैसे क्या है कि युद्ध का हारा हुआ सेनापति घर लौट के नहीं आना चाहता है, क्योंकि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी वजह से समाज की नाक कट गई, वो अपने को ही दोषी समझने लगता है और आत्महत्या को विवश हो जाता है। पानी में डूबता हुआ जहाज, जिसका कैप्टन वो तैरना जानता है, निकल सकता है, लेकिन जहाज डूब जाने पर वो भी डूब जाता है, जान करके डूब जाता है। तो इस प्रकार की जो आत्महत्या होती है वो परार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। तीसरी प्रमुख आत्महत्या विसंगतिपूर्ण या अनैतिक आत्महत्या। ये स्थिति तब बनती है जब समाज में बहुत तेज बदलाव आता है। समाज में कोई अचानक तेज बदलाव आ जाए, जैसे आर्थिक मंदी आ जाए या अचानक बहुत बड़ी अधिक अमीरी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समाज के जो पुराने नियम है वो काम नहीं करते और व्यक्ति संतुलन खो देता है। समाज में जब बहुत तेज परिवर्तन होगा तो पुराने जो मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, जो नियम हैं, साधन हैं, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावी नहीं रहेंगे और नए मूल्य, नए प्रतिमानों का मतलब स्वरूप क्लियर नहीं होता है या बने नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि हम क्या करें, क्या ना करें। वो कोई भी कार्य करता है तो वो समाज की नज़र में विपरीत दिखता है, क्योंकि प्रेजेंट परिस्थितियों के हिसाब से वो चीज़ों को अपनाता है जो कि आज के वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं होते हैं। तो इसमें कारण होता है कि समाज की जो नियामक शक्ति है, उसका अचानक ढीला पड़ जाना। जैसे हम व्यापार में भारी घाटा हो जाए या दिवालिया हो जाए आप, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या एनोमिक सुसाइड के अंतर्गत आती है, क्योंकि आर्थिक मंदी हुआ या बेरोजगारी हुआ, ये समाज के कारण होता है, इसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता है। तो समाज में अचानक बदलाव आ जाता है, ऐसी स्थिति में होता है। भाग्यवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण इतना सख्त हो जाता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार नहीं कर सकता, उसका भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। इसका कारण होता है कि समाज में व्यक्तियों पर अत्यधिक नियमन हो जाता है। समाज महत्वपूर्ण, समाज की जो सामाजिक नियंत्रण की शक्ति है वो पूरी तरह से मजबूत होती है, ओवर रेगुलेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम दास समाज को ले सकते हैं कि दास द्वारा कठोर दासता से तंग आकर के, या कोई निसंतान महिला है जिसको बच्चा नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो सामाजिक दबाव में की गई आत्महत्या कि हम परिवार में हम ही दोषी हैं या हमारी वजह से परिवार को इतना तकलीफ है कि कोई संतति या कोई वंश हमारा आगे नहीं चलने वाला है। तो इस तरीके से जब कोई आत्महत्या करता है तो भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। तो चार प्रकार की आत्महत्या का वर्णन दुर्खीम ने अपनी पुस्तक सुसाइड में किया है, जिसके दो आधार बताए हैं, एकीकरण और नियमन। दो आधारों पर बंटवारा उन्होंने किया है। इसका
विश्लेषण हम करें तो एक ग्राफ है जिसमें दुर्कीम की आत्महत्या का विवरण दिया गया है। दुर्कीम ने सामाजिक कारकों के आधार पर आत्महत्या को दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया था। एक है सामाजिक एकीकरण और दूसरा है सामाजिक नियमन, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या सामाजिक एकीकरण के आधार पे बंटवारा किया और सामाजिक नियमन के आधार पे अप्रतिमानित आत्महत्या या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, समाज से अलगाव महसूस करता है, व्यक्ति और समाज के बीच कम जुड़ाव होता है। ऐसी स्थिति में अहमवादी आत्महत्या होती है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज के हितों के लिए अत्यधिक समर्पित होता है। उसको ये लगता है कि समाज का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है, इसमें देश के लिए बलिदान है, सैनिक कर्तव्य है, जौहर प्रथा है, सती प्रथा है। तो ये सब परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर इन्होंने ये जो ग्राफ है ये इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है ये सही नहीं है, उसके पहले हमने चर्चा कर ली है। और ये अनिवार्य, ऐच्छिक और उग्र, ये जो तीन प्रकार की आत्महत्या है ये परार्थवादी आत्महत्या के उप प्रकार हैं, जिसकी चर्चा हमने अपने एक शॉर्ट्स में की है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसे देख सकते हैं। परार्थवादी आत्महत्या के तीन उप प्रकार हैं: अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या और उग्र परार्थवादी आत्महत्या, जिसकी चर्चा दुर्कीम ने अपनी किताब में की है। और जो एनोमिक सुसाइड है, जिस प्रकार से आर्थिक संकट है, अचानक कोई क्राइसिस आ जाती है, अचानक सामाजिक परिवर्तन होने लगता है, कोई आर्थिक संकट आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, सामाजिक मानदंडों और नियंत्रणों की कमी इसमें होती है। इस कारण से इस प्रकार की आत्महत्या होती है। भाग्यवादी आत्महत्या जैसे गुलामी है, अत्यधिक उत्पीड़न है, इसमें अत्यधिक कठोर सामाजिक नियंत्रण होता है, अत्यधिक कठोर सामाजिक नियम होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की परिस्थिति में कोई परिवर्तन का रास्ता नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में उब करके वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। दुर्कीम ने आत्महत्या के कुछ जो कारकों की चर्चा में आत्महत्या के गैर सामाजिक कारक और सामाजिक कारक दोनों कारकों की चर्चा की है। आत्महत्या के जो गैर सामाजिक कारक हैं उसको उन्होंने आत्महत्या के साथ संबंधों को मतलब कोई संबंध नहीं माना है, उन्होंने उसके अपवाद के रूप में माना है। उन्होंने सबसे पहले गैर सामाजिक कारकों की चर्चा की है। पहला उन्होंने बताया है कि जैसे मस्तिष्क की दशाएं। उन्होंने कहा कि यदि उन्माद या पागलपन को अगर हम लें, जैसे मस्तिष्क की दशा होती है, पागलपन या उन्माद, अगर आत्महत्या के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध का उदाहरण मिल भी जाए तब आत्महत्या व्यक्तिगत मामला हो सकती है। लेकिन जो मनोरोग का मतलब ऐसा कोई संबंध आत्महत्या की दरों में नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या जानबूझ करके की जाती है। जानबूझ करके उसको पता होता है कि क्या होने वाला है। पागलपन या उन्माद के कारण नहीं होती है, मद्यपान के कारण इसका कोई संबंध नहीं है, आत्महत्या के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर अध्ययनों में देखा जाए तो आयु के आधार पर और प्रदेश के आधार पर आत्महत्या का जो दर है उसमें उतार चढ़ाव होता है, वो उसमें कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। दुर्कीम इसी प्रकार से प्रजाति के साथ और पैतृकता के साथ संबंधों का विश्लेषण करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आत्महत्या का प्रजाति के साथ कोई संबंध नहीं है, आत्महत्या का पैतृकता के साथ कोई संबंध नहीं है। भौगोलिक दशाओं की भी चर्चा करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्महत्या की दरों का भौगोलिक दशा से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कई बार मौसमी भिन्नता दिखाई देती है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मौसमी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे मई महीने में नवंबर महीने की अपेक्षा अधिक आत्महत्या होती है। तो भौगोलिक दशा का भी आत्महत्या के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर उन्होंने अनुकरण को आत्महत्या के साथ संबंध दिखाने आंकड़ों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया और ये पाया कि इसमें भी इन दोनों के बीच संबंध में भी कोई दम नहीं है। उन्होंने फ्रांस की सेना में कई सैनिकों, अस्पतालों, मरीजों और जेल में अनेक कैदियों के बारे में आत्महत्या का पता लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आंकड़े ये बताने में सफल नहीं रहे कि आत्महत्या का अनुकरण से कोई संबंध है। कुछ केंद्र ऐसे मिले जहां इस व्याधि का संबंध अनुकरण से था, लेकिन दुर्कीम कहते हैं कि अनुकरण आत्महत्या की दर को प्रभावित करने का सर्वमान्य कारण नहीं हो सकता है, उसकी सामान्य दर को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। तो ये गैर सामाजिक कारकों की इतनी चर्चा करते हैं जो बताते हैं कि आत्महत्या का
इन कारकों से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर वो आत्महत्या की दर के सामाजिक कारणों की चर्चा करते हैं और सांख्यिकी आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो धर्म को लेते हैं, वो कहते हैं कि कैथोलिकों की तुलना में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देता है, जिसके कारण अहमवादी आत्महत्या जन्म लेती है। अर्थात व्यक्तिवादिता के शिकार के चलते प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में आत्महत्या की दर कैथोलिकों की तुलना में कम होती है। और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि परिवार के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया और कहा कि विवाहित जो लोग हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनमें आत्महत्या की दर कम होती है, क्योंकि वे सामाजिक बंधनों से बंधे हुए होते हैं, अर्थात वो समूह से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर कम होती है। जो अविवाहित हैं, जो तलाकशुदा हैं, ऐसे लोगों में आत्महत्या अधिक होती है। राजनीतिक संकटों के आधार पर उन्होंने देखा तो बताया कि युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय आत्महत्या की दर घट जाती है, क्योंकि लोग सामूहिक एकता का अनुभव करने लगते हैं। सामूहिक एकता के कारण आत्महत्या की दर घट जाती है। नागरिकों की तुलना में सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं, ये भी उनके निष्कर्ष में आया। ग्रामीण समूहों में की अपेक्षा जो नगरवासी है, उनमें आत्महत्या अधिक होती है, क्योंकि वहां भी वही समस्या होती है, वो समूह से जुड़े नहीं रहते हैं, वहां सामूहिक एकता का अनुभव उन्हें नहीं होता है। ग्रामीण समुदायों में सामूहिक एकता का अनुभव होता है, इसलिए आत्महत्या की दर कम होती है। बड़ों में छोटों की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं पाई जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो जो है प्रेशर या किसी कारण व्यक्तिवादिता के चलते वो भी समाज से कटने लगते हैं। आत्महत्या की दर जो है प्रतिवर्ष लगभग समान रहती है, और दुर्कीम ने भी कहा कि जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होती है। उसका ये भी कारण उन्होंने बताया कि यूरोपियन देशों में सर्दी के समय लोग ज्यादा सामूहिकता प्रदर्शित करते हैं, और गर्मियों में कम, इसलिए गर्मियों में ज्यादा आत्महत्या होती है। दुर्खीम कहते हैं कि कहीं 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 पर मनोवैज्ञानिक, तो कहीं कहीं पर भौगोलिक, तो कहीं सामाजिक कारक दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा केवल ऊपर से ही दिखाई देता है। दुर्खीम ने कहा, यदि हम गहराई से कारणों की जांच करें तो पाएंगे कि इन सब के पीछे सामाजिक कारण ही क्रियाशील रहे हैं। अगर स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्याएं करती हैं, तो इसका कारण यही है कि वह सामूहिक क्रियाकलापों में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। इसीलिए सामूहिक अस्तित्व का प्रभाव भी अच्छा या बुरा उन पर कम पड़ता है। तो अंततोगत्वा दुर्खीम जो है सामाजिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। दुर्खीम की इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। आलोचकों का कहना है कि दुर्खीम ने सांख्यिकीय आंकड़ों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जो हमेशा सही नहीं होते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत मानसिक स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज किया, क्योंकि आत्महत्या जो अभी तक मानसिक फैक्टर था, उसको पूरी तरह से उन्होंने नजरअंदाज करके सामाजिक कारकों के आधार पर ही व्याख्यायित कर दिया। लेकिन महत्व इस बात में है कि दुर्खीम ने पहली बार यह साबित किया कि आत्महत्या जैसा व्यक्तिगत निर्णय भी सामाजिक शक्तियों द्वारा या सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अब आइए हम दुर्खीम के अन्य महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में एक शार्ट में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दुर्खीम ने समाजशास्त्र का स्पष्टीकरण किया है, क्लैरिफिकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से अलग किया और मनोविज्ञान से अलग किया, और उसको एक अलग पहचान उन्होंने दिलाई, एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में, विशिष्ट विषय के रूप में उसको मान्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र की अपनी एक विषय वस्तु होनी चाहिए। इसके स्पष्टीकरण में वो कहते हैं कि समाज शास्त्र की अपनी एक विषय वस्तु हो। उनके अनुसार समाज शास्त्र का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी होना चाहिए। यदि समाज शास्त्रीय अध्ययन समाज की समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करता है, तो वो केवल दिमागी कसरत मात्र है। इस तरह के स्टेटमेंट आ सकता है, आया भी है कि समाज शास्त्रीय अध्ययन समाज की समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करता है, तो वो केवल दिमागी कसरत मात्र होता है। उनकी दूसरी प्रमुख समाज शास्त्रीय देन है सामाजिक एकता की अवधारणा। सामाजिक एकता की अवधारणा में वो प्रश्न उठाते हैं कि समाज के लोग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। इसका वर्णन करते हुए दुर्खीम ने कहा, इसको सामाजिक एकता के रूप में व्याख्यायित किया। समाज में लोग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में
बताया कि एकता दो तरह की होती है। समाज में एकता दो तरह की होती है। पहली यांत्रिक एकता जो आदिम समाजों में होती थी, जहां सब लोग एक जैसे काम करते थे, एक जैसी सोच रखते थे, एक जैसी लाइफ स्टाइल होती है और लोग यंत्रवत समूह के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए यांत्रिक एकता पाई जाती है। और दूसरी प्रकार की एकता सावी एकता जो आधुनिक समाजों में है, जहाँ काम का बंटवारा अधिक है, स्पेशलाइजेशन हो गया है, लोग अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, इंटरडिपेंडेंसी हो गई है। और तीसरी उनकी जो महत्वपूर्ण है वैचारिक देन है, वो है उद्विकास के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। दुर्खीम ये देखने की कोशिश करते हैं कि समाज कैसे बदलता है। दुर्खीम ने बताया कि समाज सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे समाज में नैतिक घनत्व अर्थात लोगों के बीच अंतःक्रिया की बारंबारता में वृद्धि होती जाती है, समाज यांत्रिक एकता से बदल करके सावी एकता की ओर चला जाता है, जिससे व्यक्तिवाद, इसमें क्या होता है, आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद भी बढ़ता है और आपसी निर्भरता भी बढ़ जाती है। तो एक तरह से उद्विकास के क्रम में समाज सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, यांत्रिक एकता से सावी एकता की ओर बढ़ता है, यांत्रिक समाज से सावी समाज की ओर बढ़ता है। शिक्षा के समाजशास्त्र के बारे में के विकास के बारे में दुर्खीम कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुर्खीम शिक्षा के माध्यम से नैतिक शिक्षा के देने के पक्षधर थे। जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्खीम नैतिक समुदाय की बात करते हैं, नैतिक एकता की बात करते हैं, नैतिक समाज की बात करते हैं, तो इस तरह से वो दुर्खीम शिक्षा के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षकों को छात्रों को तर्क करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि समाज में नैतिक संकट आने पर समाज का मार्गदर्शन करना भी है। ये शिक्षा का दायित्व है। परिवार के समाजशास्त्र पर बातें करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि परिवार समाज की केंद्रीय संस्था है। दुर्खीम का मानना था कि परिवार ही वो जगह है जहां व्यक्ति के नैतिक मूल्यों की नींव पड़ती है। अर्थात दुर्खीम के विचारों में नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिक मूल्यों की बात, नैतिक आदर्श की बात, नैतिक एकता की बात, नैतिक समाज की बात, नैतिक समुदाय की बात वो करते हैं। उन्होंने देखा कि पारिवारिक जीवन में उच्च नैतिकता होनी चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। दुर्खीम तलाक के पक्ष में नहीं थे, वह इसे केवल बहुत ही विशेष या अपवाद स्थितियों में ही स्वीकार्य मानते थे। वो कहते हैं कि सुदृढ़ परिवार ही समाज का आधार है। कानून के समाजशास्त्र के विकास की बात करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि कानून समाज की एकता का आईना है। दुर्खीम ने कानून को सामाजिक विकास के स्तर से जोड़ा है कि जिस प्रकार से सामाजिक विकास होता है, कानूनों में भी विकास होता है, मतलब आगे की ओर प्रगति होती है। उन्होंने दो प्रकार के कानूनों में स्पष्ट भेद किया है। दमनकारी कानून, ये यांत्रिक एकता में पाया जाता है प्राचीन समाजों में, जहां अपराध पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है और दंड बहुत कठोर होता है। दुर्खीम कहते हैं कि अपराध एक सामान्य दशा है और दंड इसलिए नहीं दिया जाता है कि अपराध खत्म हो जाएगा समाज में, बल्कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो अपराध हुआ है इससे समाज की जो सामूहिक चेतना है, जो नैतिक एकता है वो प्रभावित हुई है, उस पर आक्षेप हुआ है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दंड दिया जाता है। क्योंकि अपराध पूरे समाज के लिए हानिकारक, पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है और इसीलिए दंड बहुत कठोर दिया जाता है। और क्षतिपूरक जो कानून है वो सावी एकता वाले समाज में, आधुनिक समाज में मिलता है, जहां दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना या नुकसान की भरपाई करना होता है, जैसे सिविल लॉ। राजनीतिक समाजशास्त्र पे भी, राजनीतिक समाजशास्त्र के विकास पर भी दुर्खीम कहते हैं। वो कहते हैं कि राज्य क्या है, एक नैतिक संस्था है। दुर्खीम ने राज्य पर, लोकतंत्र पर और देशभक्ति पर अपने मौलिक विचार रखे। उन्होंने कहा एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति वफादार रहे। दिलचस्प बात यह है कि दुर्खीम देशभक्ति के साथ साथ अंतरराष्ट्रीयता के भी समर्थक थे। वे अंधी देशभक्ति के खिलाफ थे और चाहते थे कि राष्ट्र जो है विश्व समुदाय की भावनाओं से भी जुड़ा रहे। धर्म का सामाजिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है दुर्खीम के वैचारिक देनों में। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, धर्म के आरंभिक स्वरूप में वो कहते हैं कि धर्म का विकास समाज के कारण हुआ। धर्म समाज है, मतलब समाज ही धर्म है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था और धर्म का आरंभिक स्वरूप उन्होंने टोटम को माना था। टोटमवाद का सिद्धांत देते हैं धर्म के विकास से संबंधित। जैसी अलौकिक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को भी उन्होंने सामाजिक माना। ये समाजशास्त्र के लिए बहुत बड़ी देन है। वो कहते हैं कि समाज ही असली देवता है, समाज ही ईश्वर है, समाज ही देवता है। और उनकी एक लाइन आती है कि स्टेटमेंट है उनका कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। मतलब
स्वर्ग की जो कल्पना है वो और कुछ नहीं बल्कि एक महिमा मंडित समाज ही है, अर्थात समाज ही सर्वस्व है, समाज ही संपूर्ण है, ऐसी भावना वो रखते हैं। दुर्खीम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, इसी बात पर आधारित है। उन्होंने कहा कि धर्म का आधार कोई अलौकिक शक्ति नहीं है बल्कि स्वयं समाज है। जब लोग समूह में इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वे एक सामूहिक शक्ति का अनुभव करते हैं जिसे वे ईश्वर का नाम देते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज में एकता बनाए रखने का सशक्त साधन है। धर्म समाज में एकता बनाए रखता है। दुर्खीम ने धर्म के उद्विकास या धर्म के विकास के बारे में चर्चा करते उन्होंने कहा धर्म क्या है? तो धर्म क्या है? समाज की पूजा है। उन्होंने कहा कि आदिम समाजों में शुरुआत में जो एकता के स्रोत थे वो जनमत और भय, दो ही स्रोत थे। धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ता है तो वो समाज की सभी चीजों को, सामूहिक एकता के माध्यम से समाज की सभी चीजों को दो भागों में बांट देता है, पवित्र वस्तु और सामान्य वस्तु, जिसको पवित्र और अपवित्र भी कहीं कहीं मिलता है। तो पवित्र वस्तु और अपवित्र, सेक्रेट एंड प्रोफेन, और जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित विचार है उसी से धर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो कहते हैं। ज्ञान के समाज शास्त्र के विकास की चर्चा करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि जो हमारी सोचने की शक्ति है और श्रेणियां हैं वो समाज से ही आती हैं। समाज ही बताता है कि हम क्या सोचेंगे और क्या कैसी श्रेणी हमारी होगी। तो दुर्खीम ने बताया कि जो समय है, स्थान है और वर्गीकरण जैसी जो बुनियादी अवधारणा है समाज की, व्यक्ति की, वो भी सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हमारा समाज हमें देखना सिखाता है। तो ज्ञान के समाजशास्त्र में वो कहते हैं दुर्खीम कि ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? समाज है। समाज ही ज्ञान का जन्मदाता है। ज्ञान की उत्पत्ति समाज से ही होती है। समाज जिस चीज को सत्य मानता है वो सत्य है और जो असत्य मानता है वो असत्य है। तो हमारी सोचने की शक्ति और श्रेणियां ये भी सब भी समाज से ही आती हैं। हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा समाज हमको देखना सिखाता है। नैतिकता की बात तो दुर्खीम करते ही है, नैतिकता के समाजशास्त्र के विकास करते हैं। वो कहते हैं कि नैतिक वही है जो समाज के हित में हो। मतलब नैतिकता और कुछ नहीं है बल्कि समाज के को योगदान देने वाली, समाज के लिए प्रकार करने वाली चीज ही नैतिक है। दुर्खीम ने नैतिक और सामाजिक को एक ही सिक्के के दो पहलू माना। उन्होंने कहा कि समाज के बिना नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने फ्रांसीसी समाज में नैतिकता के पुनर्जन्म पर जोर दिया ताकि समाज जो है बिखराव से बच सके। मूल्यों के समाजशास्त्र पर बात करते हैं दुर्खीम, वो कहते हैं सामाजिक मूल्य क्या है? सामाजिक तथ्य ही है। उन्होंने कहा मूल्य जो है व्यक्तिगत पसंद नहीं होते हैं बल्कि सामाजिक वास्तविकता है। समाजशास्त्रियों को मूल्यों का अध्ययन वस्तुओं की भांति करना चाहिए क्योंकि सामाजिक मूल्य क्या? सामाजिक तथ्य हैं। दुर्खीम का नारा ही है ट्रेड सोशल फैक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण वस्तुओं की तरह करना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में भी जो उसकी विधि है, कार्यविधि है, वो तथ्यों के आधार पर ही है। तो इसलिए हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए जिससे वो विज्ञान बन सके। उन्होंने मूल्य निर्णय की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करने पर बल दिया। और दुर्खीम का एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि वो सामाजिक व्याधि की बात करते हैं, एनोमी की बात करते हैं। वो कहते हैं जब समाज बीमार पड़ता है तो क्या होता है? तो दुर्खीम ने केवल समाज के जुड़ाव का ही नहीं बल्कि उसके टूटने का भी अध्ययन किया जिसमें वो सामान्य सामाजिक तत्व, व्याधि के सामाजिक तत्व की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि अपराध या एनोमी सामाजिक व्याधि की जो है समाज की सामान्य दशा है। ये विशेष दशा नहीं, समाज में रहता ही है थोड़ी बहुत मात्रा में। और इसका एक प्रकार है समाज का कि जब सामाजिक व्याधि की अपराध थोड़ी बहुत मात्रा में रहता है तो समाज की संस्थाएं अपने को रिजुविनेट करती हैं, अपने को मजबूत करती हैं, अपने को फिर से रिन्यू करती हैं। जैसे जेल है, कानून है और न्यायालय है, ये सब जब अपराध समाज में होते हैं तो ये सजग होते हैं, अपने को मेंटेन किए रहते हैं। तो थोड़ी बहुत मात्रा में अपराध समाज में रहेगा ही क्योंकि समाज पूरी तरह से अपराध विहीन नहीं हो सकता है। अपराध समाज की एक सामान्य दशा है, दुर्खीम कहते हैं। एनोमी क्या है? ये नियमहीनता या आदर्शहीनता की स्थिति होती है जब समाज में बहुत तेजी से बदलाव होता है, पुराने नियम टूट जाते हैं और नए नियम बन नहीं पाते तुरंत। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दिशाहीन महसूस करता है। तो जब वो काम करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, वो जान करके नहीं करता। ये कहते हैं कि इसका भी कारण समाज ही है, समाज की स्थितियों के कारण ऐसा होता है। उन्होंने आत्महत्या को भी, अपराध को भी और संविभाजन को भी इसी असामान्य स्वरूपों के नजरिए से समझा है। बहुत बढ़िया विश्लेषण है दुर्खीम का समाज के बारे में।
और उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु सुझाव दिया है कि समाज को फिर से कैसे संगठित करें। दुर्खिम कार्ल मार्क्स के संघर्ष के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि वर्गों के बीच संघर्ष अनिवार्य नहीं है, बल्कि सहयोग ही समाज का आधार है। तो सहयोग की बात करते हैं, मार्क्स की तरह से संघर्ष की बात नहीं करते हैं। उन्होंने व्यावसायिक संघों के निर्माण का सुझाव दिया था। उन्होंने शिक्षा और धर्म के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा और धर्म के माध्यम से नैतिक नवजीवन लाने की बात की थी। तो इस प्रकार से दुर्खिम की जो महत्वपूर्ण सामाजिक देने हैं, महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय देने हैं, वो आगे आने वाले थिंकरों के लिए या सभी परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के 3 स्तंभ हैं जिसमें दुर्खिम का महत्वपूर्ण स्थान है, दुर्खिम, मार्क्स और वेबर। और यदि समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ना है तो हमें इन तीनों थिंकरों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं के विचारों का खंडन और मंडन या आलोचनात्मक समीक्षा होती है और नए नए विचार आते हैं। तो एक तरह से ये बेस है समाजशास्त्रीय अध्ययनों में। तो इसमें एक अवधारणा छूट रही है, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जिसमें जिसका नाम है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। क्या है ये भी पूछी जाती है। दुर्खिम की ये अवधारणा है प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधान क्या है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो सामूहिक प्रतिनिधान क्या है? ये उन साझा विचारों, विश्वासों, प्रतीकों एवं भावनाओं, सामूहिक प्रतिनिधान क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये उन साझा विचारों, विश्वासों, प्रतीकों और भावनाओं का समूह है जिसे समाज के अधिकतम सदस्यों द्वारा अपनाया जाता है। किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं होती है। सामूहिक प्रतिनिधान जो है किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होता है। सामूहिक चेतना का परिणाम होता है। अर्थात समाज में समूह की जो चेतना है, सामूहिक चेतना है, उसका परिणाम क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे इसमें सामूहिकता होती है, समूह से संबंधित है, सामूहिकता की विशेषता होती है, बाध्यता होती है, बाह्यता होती है। जो सामाजिक तत्व की विशेषता है, इसकी भी विशेषता है बाह्यता और अस्थायित्व। ये सामूहिक प्रतिनिधान की मुख्य विशेषताएं हैं। और अगर उदाहरणों के रूप में लें तो जैसे बहुत सारे समाज में प्रतीक होते हैं जो सामूहिक चेतना का परिणाम से सामूहिक चेतना के परिणाम के रूप में दिखते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, धार्मिक चिन्ह है। धार्मिक चिन्हों में धार्मिक चिन्हों के लिए ओम है, क्रॉस है, स्वास्तिक है। विश्वास में जो ईश्वर की अवधारणा है, स्वर्ग नरक की अवधारणा है, या सामाजिक परंपराएं हैं। नियमों में अगर लें तो नैतिकता के जो नियम है, कानून है, सामाजिक शिष्टाचार है। भाषा भी एक सामूहिक प्रतिनिधान है, क्योंकि ये समाज द्वारा ही निर्मित होती है और संचार का भी जो है माध्यम होती है, साझा माध्यम है। तो भाषा भी सामूहिक प्रतिनिधान है। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये समाज को एकजुट रखने का कार्य करते हैं। जब लोग एक जैसे प्रतीक को, एक जैसे विचारों को या एक जैसे विचारों में विश्वास करते हैं तो उसमें हम की भावना पैदा होती है। तो एक तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिनिधान जो है एक तरह का सामाजिक गोंद है जो व्यक्तियों को एक व्यवस्थित समाज के रूप में आपस में जोड़े रहता है। ये व्यक्ति को एक एहसास भी दिलाता है कि हम एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। तो एक तरह से ये सामाजिक एकता को, सामूहिक चेतना और सामाजिक एकता को स्थापित करने का माध्यम भी है सामूहिक प्रतिनिधान। एक मैं इसलिए कहता हूँ कि सभी कॉन्सेप्ट का क्लेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। आप प्रत्येक अवधारणा को अच्छे से समझें, क्योंकि अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जीडीसी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको परीक्षाएं देनी है, जिसमें 50 शब्द में, 100 शब्द में मतलब लिखने को आ सकता है। अभी तो उसकी प्रकृति क्लियर नहीं है, लेकिन अब आपको रिटर्न फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर देने होंगे। इसलिए सभी सिद्धांतों को, सभी अवधारणाओं को अच्छे से समझें, जल्दबाजी ना करें और प्रश्नों को हल करते समय भी सभी अवधारणाओं पे विचार करें, समझें उसको। तभी समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ने का मतलब है समाजशास्त्र को आप जीवन में अप्लाई करिए, चीजों को विजुअलाइज करिए, तब आप समाजशास्त्र की सभी अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए थिंकर के साथ। पहले समाजशास्त्री थिंकरों को क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आधुनिक थिंकरों को भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा जो विश्लेषण है, जो अवधारणाओं का संग्रहीकरण है, वो अगर अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना है, अपने ज्ञान को आपके साथ पहुंचाना है और
खुद भी आप लोगों से सीखना है। और एक बात का और आप लोग ध्यान रखें कि कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के सेक्शन बॉक्स में आप लिखें। हम सभी कमेंट्स को देखते हैं, उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करते हैं और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।